गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम परमाणु संरचना का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है बोर परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर साइंटिस्ट का नाम है, उसने परमाणु के बारे में बताया है। जो भी चीज़ें हम इस समय देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ कक्षाएं पाई जा रही हैं, सेल पाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में बोर जो है डिटेल में बता रहा है। उन्हीं को हम एक विस्तार से यहाँ पर पॉइंट वाइज करके देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो बोर का परमाणु मॉडल है ये 1913 में आया है ऐसा। तो पहली लाइन हम लिख सकते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल 1913 में प्रस्तुत किया गया है। 1913 में प्रस्तुत किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। तो क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं वो हम यहाँ पर पॉइंट वाइज करके देख रहे हैं। तो जितनी बातें हमें परमाणु के बारे में पता है उनमें से अधिकतर बातें बोर ने भी बताई हैं। जैसे पहला पॉइंट ये क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट पॉइंट इसका है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। जैसा हमें पता है, तो ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें बोर ने बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है ऐसा। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर रहा है। फिर ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर, देखिए न्यूक्लियस है, कह रहे नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं संभव हैं ऐसा। लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं मूव करेगा, उनमें नहीं घूमेगा। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही गति करता है। तो अगली बात जो ये कह रहा है, अगली बात ये कह रहा है देखिए नाभिक के चारों ओर, इधर देखें, नाभिक के चारों ओर क्या हो सकता है? चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं संभव है। एरोप्लेन जा रहा है, माइंड नहीं करेंगे, संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करेगा। कुछ विशेष प्रकार की कक्षाएं होंगी, उन्हीं में गति करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं। सब में नहीं घूमेंगे भाई, गति करते हैं। ये अगला पॉइंट इसने कहा। पहला पॉइंट कि भाई अनेक वृत्ताकार कक्षाएं, अरे इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है ढेर सारी कक्षाएं हो सकती हैं, सब में नहीं घूमेगा, कुछ ही कक्षाओं में घूमेगा। अब तीसरी बात ये कह रहा है कौन सी कुछ कक्षाएं में, ये आंसर देगा। देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनमें इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनमें इसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होगा ऐसा। अब जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होगा, तो ऐसी कक्षाएं निश्चित हैं। ओके, और इन कक्षाओं को क्या कहा गया? इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं।
ओके तो कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है इनका जिसमें इसमें कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होगा, इन कक्षाओं की संख्या निश्चित है, इन कक्षाओं की संख्या निश्चित है, निश्चित होती है। सब में ऐसा नहीं होगा कि सब में इसका कोणीय संवेग h/2π के बराबर है, वो निश्चित कक्षाएं हैं, निश्चित होती है और इनको अस्थाई कक्षाएं कहते हैं, और इनको अस्थाई कक्षाएं कहते हैं। ये खास बात है, उनको हम क्या कहेंगे, अस्थाई कक्षा कहेंगे। यानी कहने का इसका मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि देखिए कि ये मानिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, और ये मानिए यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो r है, क्लियर है, और ये मान लीजिए n है, n बराबर 1 है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ऐसा। इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो r है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो m है ऐसा। तो ये कह रहा है कि भाई देखिए mRV ये प्रोपोर्शनल होगा h/2π के, ये कोणीय संवेग है, mRV कोणीय संवेग है। तो कह रहा है कि जो कोणीय संवेग होगा ये प्रोपोर्शनल होगा h/2π के, यानी mRV प्रोपोर्शनल की साइन हटाइए तो यहाँ पर आपका एक n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NH/2π के। n क्या है, n है इसका मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा होगा कि n को क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं, चाहे आप सेल कहें चाहे मुख्य क्वांटम संख्या कहें बराबर है, इस तरीके से। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करेगा, वो उन्हीं कक्षाओं में गति करता होगा जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π के बराबर या उसके गुणनफल में होगा। गुणनफल में कहने का मतलब है कि भाई देखिए इधर देखिए, ऐसा होगा h/2π होगा, या 2h/2π होगा, या 3h/2π होगा, ऐसे मल्टीपल में होगा, 4h/2π होगा, ऐसे होगा, या h/2π के बराबर होगा। तो यही देखिए n की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, 2 3 4, तो n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सेल की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये कहने का किसका सेंस था, ये कहना था इस बोर का कि भाई ये कंडीशन होगा तभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि mRV = NH/2π होना चाहिए। ये अगला इसका पॉइंट था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि ये जो कक्षाएं हैं जिन्हें अस्थाई कक्षा कह रहे हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ना तो ऊर्जा का अवशोषण होगा ना तो उत्सर्जन होगा। यानी अगला क्वेश्चन, ये अगला पॉइंट इसका था कि अस्थाई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है ऐसा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन एक अस्थाई कक्षा से दूसरी कक्षा में, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, अभी मैं इसे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, लाइट चली गई है, थोड़ा सा ये करेंगे। हाँ ओके, आगे देखते स्टूडेंट्स इसके हम लोग। हेलो, इसमें हम लोग आगे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। हम लोग ने चौथा पॉइंट्स का देख रहे थे कि अगर मान लीजिए सपोज करिए, इधर देखें,
ऐसे है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है जिसमें इसका कोणीय संवेग mRV इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा या इसके पूर्ण गुणित होगा, इसके मल्टीपल में होगा। अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ना तो ऊर्जा का अवशोषण होगा ना तो उत्सर्जन होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक अस्थायी ऊर्जा, अगर हम इसकी ऊर्जा मानते हैं E1 है, से दूसरी अस्थायी ऊर्जा मान लेते E2 में आता है, तो हमेशा जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो एक विकिरण के रूप में होगा, ऐसा। और ये किसके बराबर होगा, कितना एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, तो E1 की एनर्जी अगर ज़्यादा है, E2 की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है E1 माइनस E2 के बराबर ऊर्जा का अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। देखिए, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन अगर एक अस्थायी कक्षा से दूसरी अस्थायी कक्षा में स्थानांतरित होगा इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा विकिरण के रूप में अवशोषित अथवा उत्सर्जित होगी और उसका मान जो होगा इस डेल्टा E के मान के बराबर होगा। यानी कहने का ये मतलब है, देखिए कहने का ये मतलब है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं तो E इज इक्वल टू होता है h म्यू, ऐसा। इस E का मान अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम म्यू बराबर निकालना चाहें, म्यू क्या है, म्यू इज आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हैं, ये क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन H, ऐसा। H क्या है, प्लांक नियतांक है। H बराबर भी लिख दिया यहाँ पे, H को हम कहते हैं प्लांक नियतांक, इसे प्लांक नियतांक के नाम से जानते हैं, ऐसा। तो H की E की मान देखिए क्या है, E इज इक्वल टू कितना है, E1 माइनस E2 अपॉन H। तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति को भी निकाला जा सकता है। तो जो चौथा पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट होगा, उस पॉइंट में हम ये क्या दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं यदि एक ऊर्जा स्तर की एनर्जी E1 है और दूसरे ऊर्जा स्तर की एनर्जी E2 है, तो दोनों का डिफरेंस हम निकाल करके उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति को भी निकाला जा सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं बोर के द्वारा बताई गई हैं। केवल 4 पॉइंट हैं और 4 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर लिखिए करिए। तो ये सारी बातें हैं। इसमें भी 2 कमियां रह गई हैं। अब अगला जो हेडिंग होगा इसी कमियों को देखने के लिए, तो जो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा वो लिखिएगा बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। क्या क्या इसकी कमियां हैं जरा उसको हम देख लेते हैं। 2 कमियां हैं मुख्य रूप से। तो अगला हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। 2 कमी क्या क्या है, 2 कमी ये है कि ये जो है केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु हो या हाइड्रोजन जैसे आयंस हो, जैसे लिथियम पे +2 चार्ज, ऐसा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो। जैसे हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 1 है। हीलियम पे 1+ चार्ज लगा दिया, हाइड्रोजन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। लिथियम पे +2 चार्ज लगा दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। प्लस चार्ज का मतलब उतना इलेक्ट्रॉन कम। तो ये जो मॉडल है ये केवल ऐसे परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा, ऐसा।
एक हो। जैसे, अब जैसे लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं हीलियम आयन, लिख सकते हैं लिथियम आयन, ऐसे लिख सकते हैं, इत्यादि हो सकता है। कोई कहेगा भाई बेरिलियम भी लिख दीजिए, तो बेरिलियम आयन भी हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा है तो उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर सकता है। यानी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल है। यह मॉडल असफल रहा है। बस हो गया। ऐसा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप हैं कि भाई अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से, बहु इलेक्ट्रॉन का मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या इसके द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या नहीं बता पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि स्पेक्ट्रम के विघटन को, ये दूसरा पॉइंट है कि स्पेक्ट्रम के विघटन की व्याख्या भी ये नहीं कर पा रहे हैं, कि व्याख्या भी इस मॉडल के द्वारा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और नहीं किया सकता। और जो स्पेक्ट्रम के विघटन की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं जीमन प्रभाव। इसे हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। यानी अगर एक लाइन में और लिखना अगर है तो ये जीमन इफेक्ट को भी नहीं बता पाता है। इसे हिंदी में लिखते हैं जीमॉन इफेक्ट, जीमान प्रभाव। तो कहते हैं जीमान प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सकता है। तो चाहे आप जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता ऐसे लिख दें, या लिख दें स्पेक्ट्रम के विघटन की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो बात वही है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है और इसमें क्या दो कमियां हैं। इन्हीं दो मेन कमियों को जो है हम लिखते हैं। तो इस तरीके से ये आपका फिनिश हो रहा है। अगला जो टॉपिक है इसमें, अगला टॉपिक में देख लेते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। अगला टॉपिक डालिए कॉपी में, डी ब्रॉगली समीकरण या डी ब्रॉगली समीकरण या इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे डी ब्रॉगली समीकरण। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं डी ब्रॉगली की स्पेलिंग है BROGLIE, डी ब्रॉगली इक्वेशन। बहुत ही आसान सा इक्वेशन है, समझने का प्रयास करिएगा तो हम इसको आसानी से आपको बता पाएंगे। देखिए यहाँ पे डी ब्रॉगली समीकरण समझने से पहले थोड़ी सी बात दूसरी समझते हैं। पहले हम इसके पहले समझते हैं बात लाइट की या प्रकाश की बात या लाइट की। देखिए ऐसा कहा गया है कि जो प्रकाश है इसकी जो प्रकृति है ये दो तरह से है। मतलब प्रकाश जो है दो तरह से व्यवहार कर सकता है। कैसे कैसे व्यवहार कर सकता है? तो कहा गया भाई इसकी प्रकृति पार्टिकल की तरह भी है, यानी ये कण की तरह भी व्यवहार करता है। और दूसरा किसकी तरह बिहेव कर सकता है? तरंग, यानी वेव की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। तो इसकी प्रकृति बताई गई भाई दो तरीके की हो सकती है। एक तो वेव की तरह हो सकती है, तरंग की तरह हो सकती है, और एक कण की तरह हो सकती है। अच्छा, तो प्लांक जो है, प्लांक साइंटिस्ट जो था उसने कहा कि भाई अगर सपोज करिए कि इसका बिहेवियर तरंग की तरह है ऐसा, तो प्लांक के अनुसार देखिए यहाँ पे प्लांक बता रहा है, प्लांक के अनुसार कह रहा है कि यदि आप प्रकाश को तरंग की तरह मानते हैं और इसका ऊर्जा जो है, इसकी ऊर्जा को आप लिखते हैं E, और उस लाइट का जो आवृत्ति है
उसकी जो आवृत्ति है उसे आप म्यू लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को म्यू लिखते हैं। तो प्लांक कह रहा है कि भाई जो ऊर्जा होगी ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के, यानी जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये बात किसने कहा है? ये बात प्लांक कह रहा है। और फिर प्लांक कह रहा है कि भाई प्रोपोर्शनल साइन को हटाइए तो एक कांस्टेंट लाइए, और इस कांस्टेंट को कहते हैं, एच को कहते हैं प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। ऐसा इसकी वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 6.67 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका मान है। ऐसा तो ये बात किसने बताया? प्लांक ने कहा है। कब कहा? जब आप प्रकाश को तरंग की तरह मानते हैं। फिर आइंस्टीन आया, आइंस्टीन भी है साइंटिस्ट, आइंस्टीन ने भी डिस्क्राइब किया लाइट को। तो आइंस्टीन के अनुसार अब देखिए, आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन कह रहा है कि भाई प्रकाश को आप पार्टिकल अगर मानते हैं तो क्या होगा? अगर आप पार्टिकल मानते हैं और आप ये कहते हैं कि उसका द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m अगर मानते हैं, और उसकी जो चाल है, अगर उसकी चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर मानते हैं, चाल जो है ये बराबर मानते हैं c, प्रकाश के चाल के बराबर, तो इसने कहा कि इसकी ऊर्जा E = हो जाएगा c² × m के बराबर। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आइंस्टीन। ये आइंस्टीन का कहना है कि द्रव्यमान अगर m है और इसकी चाल प्रकाश के बराबर है, प्रकाश की चाल लिख दें यहाँ पे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर प्रकाश की चाल जो है, अगर प्रकाश की चाल प्रकाशी माना गया तो प्रकाश की चाल अगर हम c मान लें, प्रकाश की चाल अगर हम c मानते हैं तो उसकी ऊर्जा c² × m के बराबर होगा। ये दोनों बातें किसके लिए कही गई है? प्रकाश के बारे में। तो अब साइंटिस्ट आ रहा है डी ब्रॉगली। अब देखिए डी ब्रॉगली कह रहा है कि जैसे आप प्रकाश को कहते हैं कि पार्टिकल और तरंग की तरह पाया जाता है, वैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन भी है। अब सारी बातें इलेक्ट्रॉन के लिए कही जा रही हैं। तो कह रहा है डी ब्रॉगली, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, नेचर, प्रकृति भी कैसी होती है? द्वैती होती है, मतलब डुअल होती है। मतलब दो तरह से इसकी प्रकृति होती है, जैसे लाइट की दो प्रकृति पाई जाती है, द्वैती होती है, डुअल होती है। ऐसा यह किसकी तरह व्यवहार कर सकता है? यह कण, पार्टिकल तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। दोनों की तरह व्यवहार करता है, ऐसे लिख देंगे। ऐसा तो दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो मतलब ये दोनों बातें इसमें भी होनी चाहिए। तो अब देखिए दोनों बातें कॉपी करते हैं। तो अब प्लांक के अनुसार फिर आइए, यानी प्लांक के अनुसार यदि अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लिखिए, बहुत सिंपल सी बात है। यदि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करे? तरंग की तरह। यदि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है ऐसा, तो क्या हो जाएगा भाई? तो उसकी ऊर्जा उसके आवृत्ति के समानुपाती होगा। म्यू क्या है? लिख सकते हैं म्यू क्या है भाई? इसकी आवृत्ति है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है। तो लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है। तो ई साइन को हटाएंगे, ई साइन हटाया तो क्या लिख दिया? एच म्यू। देखिए जैसे वहां लिखा था, तो यहां क्या लिखेंगे? एच क्या है? प्लांक नियतांक। तो ये दो लाइन यहां भी लिख दीजिएगा। तो यहां लिख दीजिएगा भाई एच क्या है? एच बराबर है प्लांक नियतांक। ये सब कुछ हम इलेक्ट्रॉन के लिए अब देख रहे हैं जी भाई। यहां भी ऐसे डुअल नेचर था, तो ये भी इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है, तो सेम चीज यहां भी आना चाहिए। तो ऐसा हो गया। फिर कह रहा है कि भाई अब आइंस्टीन को ले आइए। देखिए आइंस्टीन के अनुसार
आइंस्टीन के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन कण की तरह, कण मतलब पार्टिकल, कण की तरह व्यवहार करता है तो उसकी ऊर्जा E इज इक्वल टू कितने के बराबर होगी भाई? देखिए E इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एम के बराबर होगा। C क्या है? प्रकाश की चाल है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ऐसा। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए ऐसे, और इसे क्या मान लीजिए? इक्वेशन 1। इसे हटा दे रहे हैं, ये तो समझने के लिए था। देखिए इसे हटा रहे हैं। अब देखिए यहां देखिए ये इक्वेशन आपका 1 है। इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, दोनों तरफ ऊर्जा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, ये हम सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 12 बराबर 4 गुणे 3 ऐसे, या फिर हम लिख दें क्या चीज, या हम लिख दें हम 2 गुणे 6 बराबर 12 ऐसा। तो देखिए अगर ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर, चाहे 4 3 12 कहें, चाहे 6 दूना 12 कहें, यानी बराबर है। यानी कहने का मतलब है 4 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 6 होता ही है ऐसे। तो अगर एक साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होता है। इसी बात को यहां देखा जाएगा। अब देखिए इस बात को यहां समझने का प्रयास करिए। देखिए दोनों साइड में E ऊर्जा है तो ये साइड भी इसका बराबर होगा, यानी कहने का मतलब है कि H म्यू, ये वाला साइड बराबर होगा C स्क्वायर इंटू एम के। बात क्लियर है? अच्छा अब देखिए क्या होता है, एक और रिलेशन हमारे पास है है C इज इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा। लैम्डा क्या है भाई? तो लैम्डा को हम कहते हैं तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य, तरंग लंबाई कहते हैं, या इसे दूसरा नाम वेवलेंथ कहते हैं, या इसे ही हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य ऐसा, या वेवलेंथ कहते हैं। अगर इंग्लिश में जानते हैं तो इसे कहते हैं वेवलेंथ, LENGTH। ठीक से लिख देनी चाहिए, एक मिनट चाहिए। वेवलेंथ को हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, नीचे से, वहाँ जगह थोड़ा सा कम था। देखिए इसे कहते हैं वेव, LENGTH ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए लैम्डा की वैल्यू लिख लीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, हम म्यू की वैल्यू लिख रहे हैं तो C अपॉन लैम्डा हो जाएगा। इसी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो इस वैल्यू को रखेंगे तो H इंटू सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू C स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। देखिए एक C से, इस C से इसका स्क्वायर कट कर दीजिए ऐसा, तो ये हो जाएगा H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू C इंटू एम के बराबर हो जाएगा ऐसा। और अगर आप लैम्डा इज इक्वल टू निकालना चाहते हो तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा H इंटू C इंटू एम के ऐसा। तो देखिए एक रिलेशन आपको मिल गया इस तरीके से। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, कोई कण है, यदि किसी कण का वेग v है, भाई c के बराबर ना तो प्रकाश के लिए c है ना, अगर कोई पार्टिकल है तो उसका वेग अगर v है तो क्या हो जाएगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन एम इंटू वी हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए C को V से रिप्लेस कर दीजिए, हो गया। इसे ही हम कहते हैं डी ब्रोगली समीकरण, इसे डी ब्रोगली समीकरण कहा जाता है, इसे डी ब्रोगली समीकरण कहा जाता है। आसान सी बात है। देखिए ऐसे, इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है, हम एक रिलेशन और जानते हैं कि संवेग, देखिए संवेग या मोमेंटम को अगर हम क्या कहते हैं P से लिखते हैं तो ये बराबर होता है m गुणे v के ऐसा। तो अगर इस P की वैल्यू यहां रख दी जाए तो यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन P हो जाएगा। तो एक रिलेशन देखिए ये भी जानिए
कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के भी बराबर होता है। तो ये दो रिलेशन न्यूमेरिकल करने में हमें आसानी करते हैं, तो इन दो रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। ये डी ब्रॉगली समीकरण पूरा कंप्लीट है। तो इस डी ब्रॉगली समीकरण को इस तरह से समझेंगे कि एक्चुअल में जो लाइट के लिए हमने डेरिवेशन किया हुआ है, जो इक्वेशन हमारे पास है, उसी को इंप्लीमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, डी ब्रॉगली समीकरण के लिए किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। h यहाँ पर प्लांक नियतांक है और जिसका मान अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा हुआ था 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका वैल्यू होता है। तो ये सारी बातें किसके लिए हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन के लिए। ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।